आप सभी लोगों को नमस्कार। तो चलिए शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हम लोगों ने अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 60 तक बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुका है, जहां पर हमने एक एक क्वेश्चन को सभी कॉन्सेप्ट के साथ रिलेट करने की कोशिश की है। अब अगर हम यहां पर क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एरोमेटिक। तो देखो, आपको यहां पर जो बात समझनी है वो एरोमेटिसिटी से रिलेटेड समझनी है। तो आपको कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक बताने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है, इस पर सबसे पहले बात कर ली जाए। अगर हम एरोमेटिक कंपाउंड बताने की बात करें तो इस पर बात की जाए तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि वह कंपाउंड कैसा होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए। दूसरा, वह कैसा होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। और प्लेनर पता करने के लिए आपको कुछ ऐसे सिस्टम्स याद होने चाहिए जो नॉन प्लेनर ना हो, तो बाकी जितने भी सिस्टम्स हैं वो सभी क्या है, प्लेनर। क्योंकि जो है सो है और जो नहीं है सो नहीं है। उसके बाद प्लेनर के बाद यहाँ पर अगला पॉइंट जो है वो क्या है, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड। कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड, कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए। और फाइनल जो पॉइंट है, हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए। अब अगर हम हकल्स रूल की बात करते हैं तो हकल्स रूल यहाँ पर संबंधित है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन के रखने से। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ रही है। अब इन्हीं पॉइंट्स को आपको इन कंपाउंड्स पे अप्लाई करना है। तो अगर मैं सबसे पहले बात करता हूं तो मुझे बताइए, क्या आपके पास यह साइक्लिक है? सबसे पहले ये बताइए। बिल्कुल सर, यहाँ पर ये साइक्लिक है। क्या ये प्लेनर है? हाँ जी सर, हमने जो नॉन प्लेनर के सिस्टम पढ़े हैं उसमें ये नहीं आता, तो ये प्लेनर ही रहा है। उसके बाद कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है, तो देखो A डबल बॉन्ड B C डबल बॉन्ड D, और फिर ऐसे ही इस तरीके से कंप्लीट कॉन्जुगेशन चल रहा है। और कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4 तो 6, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब 4n+2 को फॉलो कर रहा है। तो हम कहेंगे ये वाला जो है ये आपके पास कैसा है, एरोमेटिक है ना। जब हम लोगों ने एरोमेटिसिटी के साथ डील किया था तो बहुत अच्छे से आपको वहां पर समझाया था। तो ये वाला आपके पास कैसा है, एरोमेटिक है। अब अगर मैं इस वाले की बात करता हूं, पायरोल, ये क्या है आपके पास, पायरोल। यहां पर आ जाएगा H, है ना, मिसिंग है। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास H, वैलेंसी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये पायरोल है। ये क्या था, प्रीडीन था। अब अगर इस पायरोल की बात करते हैं तो बताओ फिर से, क्या ये साइक्लिक है? बिल्कुल सर। क्या ये कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है? बिल्कुल सर। देखो A डबल बॉन्ड B C डबल बॉन्ड D, A डबल बॉन्ड B C पे यहाँ पर लोन पेयर है। क्या ये प्लेनर है? बिल्कुल सर। ये नॉन प्लेनर स्पीसीज में आता ही नहीं, तो ये प्लेनर रहा होगा। तो बहुत ही सिंपल है इनको देखना। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4 2 6। ठीक है, तो यहाँ पर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये स्पीसीज भी आपके पास कैसी हो जाएगी, एरोमेटिक हो जाएगी। मतलब अभी तक क्या रहा है, X और Y एरोमेटिक है। अब अगर मैं इसकी बात करता हूँ, क्या ये साइक्लिक है? बिल्कुल सर, साइक्लिक है। क्या ये आपके पास प्लेनर है? तो हाँ, प्लेनर है। क्या आपके पास ये कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड है? तो देखो जरा ध्यान से, A डबल बॉन्ड B C, तो यहाँ पर आपके पास इस जगह और इस जगह क्या आ रहा है, ब्रेक ऑफ डी लोकलाइजेशन आ रहा है। इस जगह आपके पास क्या आ रहा है, ब्रेक ऑफ डी लोकलाइजेशन आ रहा है। और यदि यहां से आपके पास ब्रेक ऑफ डी लोकलाइजेशन आ रहा है तो बात को अच्छे से समझ चुके हो, ये स्पीसीज कैसी हो जाएगी, नॉन एरोमेटिक हो जाएगी। तो आपसे इसमें क्या पूछा गया था, एरोमेटिक पूछा गया था। तो हम बोलेंगे X एंड Y। तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं है, थर्ड भी नहीं है, सेकंड भी नहीं है, सिर्फ X और Y है। तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। बस खत्म हो गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया था कि एरोमेटिक स्पीसीज क्या होती है, नॉन एरोमेटिक स्पीसीज क्या होती है और एंटी एरोमेटिक स्पीसीज क्या होती है। हमेशा एरोमेटिक स्पीसीज को पहचानने के लिए ये सारे पॉइंट्स लगाने हैं। बस यहाँ पर इस पॉइंट में थोड़ा सा अगर चेंज हो जाए, 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाए तो वह एंटी एरोमेटिक हो जाता है। और इन चारों पॉइंट में किसी प्रकार की जो डिस्टर्बेंसी होती है उसकी वजह से नॉन एरोमेटिक आ जाता है। कभी कभी सवाल नॉट एरोमेटिक पूछता है, तो इस बात को जरा ध्यान रखना। जब आपसे नॉट एरोमेटिक की बात की जाए तो नॉट एरोमेटिक का मतलब कहीं ना कहीं आपके पास संबंधित होता है एंटी एरोमेटिक प्लस नॉन एरोमेटिक, क्योंकि नॉट एरोमेटिक यही दोनों होते हैं, एंटी एरोमेटिक प्लस नॉन एरोमेटिक। बोलिए, क्या आपको ये बात एकदम अच्छे से समझ में आ चुकी है? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द करेक्ट आईयूपैक नेम ऑफ CH3CH2CN। आपको इसका करेक्ट आईयूपैक नेम बताना है। तो अगर आप इसके आईयूपैक नेम की बात करोगे तो हमेशा आईयूपैक नेम में आपके पास यहाँ पर 3 पॉइंट्स लगते हैं। बोलो कौन कौन से। सबसे पहले सर लगता है सिलेक्शन रूल, बिल्कुल सही बात है, सबसे पहले लगता है सिलेक्शन रूल। उसके बाद कौन सा लगता है बताओ, नंबरिंग रूल। और उसके बाद फिर कौन सा लगता है आपके पास, PWS। इन तीनों रूल को लगाकर आपके पास यहाँ पर क्या हो जाता है, आपके पास आईयूपैक नेमिंग बन जाती है। तो बताओ, अगर मैं CH3 CH2 CN की बात करता हूँ, मैं फिर से इस मॉलिक्यूल को यहाँ पर लिखता हूँ CH3 CH2 और यहाँ पर CN। जब मैं यहाँ पर सिलेक्शन रूल लगाऊंगा तो मेरे पास लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन कौन सी होगी, यही होगी, यही लॉन्गेस्ट पॉसिबल कार्बन चेन होगी। जहां पर आप क्या करोगे, फिर नंबरिंग करोगे। सिलेक्शन रूल तो हो गया, नंबरिंग करोगे तो नंबरिंग हमेशा यहां से 1, यहां से 2 और यहां से 3 कार्बन हो चुके हैं। क्या आपको इसमें कोई साइड चेन दिख रही है, तो इसके लिए प्रीफिक्स तो होने वाला नहीं है। इसका वर्ड रूट क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है तो 3 का मतलब हो जाएगा प्रोप। और यहां पर सब सिंगल बॉन्ड चल रही है, प्रोपेन है ना, प्रोपेन 1 डिग्री हो जाएगा इस तरीके से। और 2 डिग्री सफिक्स इसका क्या हो जाएगा, CN है तो नाइट्राइल यूज करते हैं, तो यहां पर आपके पास आ जाएगा प्रोपेन नाइट्राइल। थर्ड इज द आंसर, थर्ड आपके पास आंसर आ जाएगा प्रोपेन नाइट्राइल। बोलिए, बात समझ में आ गई। अब अगर इसी के कॉमन नेमिंग की बात करते हैं तो यहां पर कॉमन नेमिंग थोड़ा सा तरीका अलग होता है। CH3 CH2 कैसा ग्रुप है, एथाइल ग्रुप है। और CN कैसा ग्रुप है, साइनाइड ग्रुप है। CN कैसा ग्रुप है, साइनाइड ग्रुप है, तो इसीलिए यहां पर इथाइल साइनाइड हो जाता है। लेकिन हम आईयूपैक नेमिंग की बात कर रहे हैं तो आईयूपैक नेमिंग का तरीका या फंडा ऐसा होता है जो कि इस तरीके से हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फिर मूव करते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या है, विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियोफाइल। आपको इनमें से न्यूक्लियोफाइल बताना है। तो देखो मेरे भाई, अगर हम न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं न्यूक्लियोफाइल से क्या संबंधित है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। न्यूक्लियोफाइल किससे संबंधित है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है तो इट मस्ट कंटेन लोन पेयर, इट मस्ट कंटेन लोन पेयर। या फिर आपको कभी कभी इस पर नेगेटिव चार्ज देखने को मिल सकता है जो कि लोन पेयर की तरह कंसिडर किया जाता है। लेकिन यदि मैं आपसे एक एग्जांपल पूछता हूं, यहां से सुनना, BF4-, क्या आपके पास ये न्यूक्लियोफाइल है, तो हम बोलेंगे सर जी ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल नहीं है। यहां पर ये जो नेगेटिव है ये इसका सिर्फ फॉर्मल चार्ज है, ये कोई भी लोन पेयर को नहीं दर्शा रहा है। तो ऐसी गलतियां आप लोग मत करना। अब बात करते हैं SO3। तो SO3 का स्ट्रक्चर आपको पता है, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। इस तरीके से यहाँ पर पॉजिटिव सेंटर डेवलप होता है, वैकेंट ऑर्बिटल भी है, तो कहीं ना कहीं ये इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल नहीं है। VF3 की बात करते हैं तो यहाँ पर BF3 कुछ ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। बोलो, तो यहां पर आपके पास क्या है, वैकेंट पी ऑर्बिटल है, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल नहीं है। NH3 पे देखो लोन पेयर है, लोन पेयर, NH3 पे लोन पेयर है, तो ये आपके पास न्यूक्लियोफाइल है। लेकिन अगर FeCl3 की बात करते हैं, ये भी न्यूक्लियोफाइल नहीं है क्योंकि यहां पर भी वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। तो आपके पास जिस भी स्पीसीज पर लोन पेयर या फिर नेगेटिव चार्ज दिख जाए, ध्यान रखना वो नेगेटिव चार्ज फॉर्मल चार्ज नहीं होना चाहिए, वहां पर फिर गलतियां हो जाएंगी। क्लियर एकदम अच्छे से, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियोफाइल, थर्ड NH3 अमोनिया इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर ऑफ रेसोर्सिनॉल। अब यहां पर आपको डिफरेंट दिए गए हैं, तो ये सारे के सारे क्या है, फिनॉल है। देखना, ध्यान सुनना, ये आपके पास क्या है, सारे के सारे फिनॉल के डेरिवेटिव्स हैं। आप फिनॉल तो अच्छे से जानते ही हो, फिनॉल के डेरिवेटिव्स हैं। और कहीं ना कहीं ये जो नेमिंग है ये आपकी एक रट्टा मार नेमिंग है, इसमें कोई सिस्टमेटिक तरीका नहीं होता, इसमें जो है सो है और जो नहीं है सो नहीं है। अब वह आपको यहाँ पर सबकी एक तरीके से नाम पता होंगे तभी आप ये सवाल बहुत अच्छे से कर पाओगे। अब अगर हम यहाँ पे इन सबके नाम समझे, देखो जब भी OH ग्रुप के ऑर्थो पर ही OH ग्रुप हो
तो इसको हम कहते हैं कैचोल। ठीक है, मैं सारे ही नाम आपको बता देता हूं। क्या पता रेसोर्सिनोल की जगह कैचोल पूछ ले आपसे, तो पता होना चाहिए। यहां पर जो आपके पास ये जो होता है इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्विनोन। ऐसे ही एक बेंजोक्विनोन का स्ट्रक्चर भी आपको थोड़ा सा यहीं पर आइडिया दे देता हूं। कुछ इस तरीके से होता है आपके पास बेंजोक्विनोन का स्ट्रक्चर। और फाइनली ये जो आपके पास मेटा पोजीशन पर ही होता है इसी को हम कहते हैं रेसोर्सिनोल। और मुझे जहां तक इसका नाम याद आ रहा है, इसका नाम होता है फ्लोरोग्लूसिनोल। वैसे ध्यान नहीं है, आप लोग देख लेना एक बार इसको क्या कहते हैं। बाकी ये आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट, ये है रेसोर्सिनोल। तो कभी कभी रट्टा मार नेमिंग डायरेक्ट पूछ ली जाती है। याद करो, मैंने आपको जब बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई थी, जो ऐप पर मैंने आपको दे रखी है, वहां पर ये सब नाम अलग से मैंने बता रखे हुए हैं सही तरीके से। तो कहीं ना कहीं वही क्वेश्चंस हैं जो घूम फिर के आ जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है ये वाला सवाल आपको एकदम अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर। इनमें से मोस्ट एसिडिक कौन सा है। तो ये सवाल तो सर हमारा फेवरेट सवाल है, इसको तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा हुआ है। जब भी आपसे एसिडिक की बात की जाए हमेशा क्या करना है, वहां से H+ निकालना है और H+ निकाल के क्या करना है, कॉन्जुगेट बेस बनाना है। और कॉन्जुगेट बेस जिसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी, इसका मतलब वो वीक होगा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो एसिड होगा वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। क्योंकि हमें फंडा पता है कि जो आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वह स्ट्रॉन्ग एसिड वीक कॉन्जुगेट बेस रखते हैं। वह स्ट्रॉन्ग एसिड वीक कॉन्जुगेट बेस रखते हैं, सिंपल सी बात है। तो अगर मैं सबसे H+ निकालता हूं, यहां से H+ निकाला माइनस आ गया, यहां से H+ निकाला माइनस आ गया, यहां से H+ निकाला माइनस आ गया और यहां से H+ निकाला माइनस आ गया। इस तरीके से कर लिया हमने। अब अगर मैं इन सब में बताता हूं तो क्या होगा, देखो यहां पर जो OCH3 है ये अपना कौन सा इफेक्ट लगा रहा है, मैं इनके इफेक्ट्स दिखाने की कोशिश करता हूं। यहां पर ये इफेक्ट लगा रहा है +M और -I। यहां पर जो ये अपना इफेक्ट लगा रहा है ये लगा रहा है +H और +I। ये जो यहां पर अपना इफेक्ट लगाएगा सिर्फ और सिर्फ क्या लगाएगा, -I। और यहां पर जो अपना इफेक्ट लगाएगा NO2 वाला, ये क्या लगाएगा, -M -I। आपको एकदम अच्छे से पता है कि यदि कोई नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज को स्टेबलाइज करना है तो कैसा ग्रुप होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, माइनस वाले होने चाहिए। तो यहां पर इन सब में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पावर किसकी है, बताओ। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पावर किसकी है इन सब में से, तो हमें पता है सर जी, यहाँ पर जो NO2 है ये -M -I दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर सबसे ज्यादा है। तो इसके ये कॉन्जुगेट बेस को स्टेबलाइज बहुत ज्यादा करेगा, तो इसका मतलब वीक कॉन्जुगेट बेस होगा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ऐसे हमने बहुत सारे सवाल किए, जब मैंने आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए तो आपको बहुत अच्छे से समझाया था मैंने किस तरीके से क्या होने वाला है। बोलिए, क्या आपको क्वेश्चन नंबर 61 से 65 तक सारी चीजें एकदम अच्छे से समझ में आ चुकी हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की।